हेलो एवरीवन। द स्टूडेंट, आज हम लोग यूपीपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट कराए गए पीवाईक्यूज हैं उनमें जनरल साइंस की जो सवाल हैं उनमें आज एक नए टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। बेसिकली आज हम लोग दो टॉपिक को कवर करेंगे। पहले टॉपिक का नाम है स्टूडेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहला टॉपिक जो है आपका वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है एंड दूसरा जो टॉपिक है आपका वो सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओके, तो बेसिकली इन दो टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। इनमें जितने भी सवाल आए हुए हैं उन सभी को एक एक करके देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक में और पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज ऑफ इन लंग्स, यानी जो लंग्स यानी फेफड़ा जो होता है उसमें जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड CO2 का जहां एक्सचेंज होता है उस जगह को बेसिकली वो पूछ रहा है। ओके, ये लंग्स में कहाँ पाया जाता है? तो बेसिकली जो लंग्स में गैसियस एक्सचेंज वाली जगह है उसे एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्वियोलाई। रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेसिकली स्टूडेंट होता क्या है पहले उसको हम लोग जान लेते हैं, इसके बाद ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखें तो ये बेसिकली इसमें दो तरीके का फंक्शन होता है। इसमें टू फंक्शंस होते हैं। पहला जो फंक्शन होता है स्टूडेंट वो जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, यानी जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन, इनहेल्ड ऑक्सीजन जब मूव करके एल्वियोलाई के पास पहुंचता है, एल्वियोलाई के पास पहुंचता है तो एल्वियोलाई वही जगह है जहां पर ये ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होकर के ब्लड कैपिलरीज के साथ होते हुए पूरी बॉडी में कवर ट्रैवल करता है। तो जब हम ऑक्सीजन को यानी सांस को लेते हैं तो वो सांस बेसिकली उसमें जो 21% अराउंड अराउंड 21% जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन एल्वियोलाई वाली जगह पे पहुंचता है और इस जगह से जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो कनेक्ट होती हैं, यानी जो ब्लड वाला कैपिलरीज होती हैं वो एल्वियोलाई से कनेक्ट होती हैं। तो ये ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन एल्वियोलाई के पास पहुंचता है, इसके बाद यहाँ पे ब्लड में मिक्स होकर के ये ब्लड के साथ पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है। ये हो गया आपका पहला फंक्शन। ओके, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने दो फंक्शन आपको बताने की कोशिश की है उसमें पहला फंक्शन ये है। और सेकंड फंक्शन की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी तो निकालते हैं। तो अगर पहले केस में मैंने ऑक्सीजन को अंदर लिया जो कि एल्वियोलाई के पास होते हुए ब्लड में मिक्स हुआ और पूरे बॉडी में ट्रेवल किया। ओके, तो इसके बाद जो सेकंड प्रोसेस या सेकंड जो फंक्शन होता है वो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम ब्लड इन कैपिलरीज, यहां आके एयर इन एल्वियोलाई, यानी जब हम ऑक्सीजन को अंदर लिए, पहले केस में जब मैंने ऑक्सीजन को अंदर लिया तो वो एल्वियोलाई के पास पहुंचा, वहां पे वो ब्लड में मिक्स हुआ और वो पूरी बॉडी में ट्रेवल किया। ओके, इसके साथ साथ जब हम बॉडी में अपने शरीर से लंग से आप कह लीजिए, लंग से जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड आता कहाँ से है? तो वो ब्लड के रास्ते, यानी ब्लड की जो कैपिलरीज हैं वो ब्लड के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड आके फिर एल्वियोलाई के पास पहुंचता है और वहां से ये बाहर की तरफ निकल जाता है। तो बेसिकली जो एल्वियोलाई है वहां पर जो गैस साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज ये सवाल पूछ रखा है वहीं पे होता है, यानी ऑक्सीजन यहीं से अंदर जाता है और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से बाहर की तरफ आता है। ओके, तो ये दोनों फंक्शन कहाँ पे होते हैं? एल्वियोलाई के पास होते हैं। तो पहले सवाल का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्वियोलाई। ओके, अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी इन द ब्लड,
जब ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अगर कम हो जाएगा तो रेट ऑफ ब्रीदिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सवाल यही कह रहा है कि जब ब्लड में ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होता है वो अगर कम हो जाए, नॉर्मल कंडीशन से कम हो जाए, तो सांस लेने में जो रेट होता है, रेट मतलब होता है पर मिनट आप कह लीजिए, जो कि 14 से लेकर 18 के आसपास ये पर मिनट होता है। जो भी हम सांस लेते हैं उसकी जो रेट अगर हम लोग काउंट किया जाए तो 14 से लेकर 18 पर मिनट के आसपास ये कंक्लूड होता है। ओके, तो ये सवाल ही यही पूछ रहा है कि जब ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन की अगर कमी हो जाए तो ब्लड जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ेगा। पहले ऑप्शन में कह रहा है डिक्रीज यानी घटेगा, दूसरे में बढ़ेगा इंक्रीज, तीसरा कह रहा है कि डज नॉट चेंज यानी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चौथे में कह रहा है कि पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। तो स्टूडेंट सपोज कीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ऐसे ही इसको कॉमन सेंस से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि कोई इंसान का एक जो ब्रीदिंग रेट होगा ये 16 से 18 के आसपास मान लीजिए पर मिनट। ओके, सपोज कीजिए अगर उसके ब्लड में ऑक्सीजन की अगर नॉर्मल कंडीशन रहेगी तो वो रफली इतना ब्रीदिंग रेट उसका होगा। ओके, अगर उसके ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अगर घट जाए, सपोज कीजिए किसी चीज को आपकी जरूरत है और वो चीज घट जाए, तो आप उसे नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए क्या करेंगे, जल्दी जल्दी काम करेंगे। ओके, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे वही लग रहा है कि अगर किसी इंसान के ब्लड में ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो अगर घट जाएगा तो उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। जब उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो वो अगर धीरे धीरे काम किया, यानी धीरे धीरे वो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को लेगा, तो वो तो फाइनली एक्सपायर कर जाएगा, यानी राम नाम सत्य हो जाएगा उसका। तो बेसिकली डिक्रीज होगा तो ये कंडीशन ऑप्शन आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? अगर वो घटेगा तो उसके लाइफ डेंजर में पड़ जाएगी। अगर उसको इंक्रीज कर दिया जाए, उसकी रेट ऑफ ब्रीदिंग अगर बढ़ा दी जाए, तो एक नॉर्मल जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है जिसकी कमी हुई है वो फाइनली आगे चल करके एक नॉर्मल कंडीशन में आने के चांसेस हो जाएंगे। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वो उसकी रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो बढ़ जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, सपोज कीजिए मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं कि कोई भी इंसान का ये ब्लड है, उसके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है। अगर उसके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो बेसिकली वो इंसान आगे चल करके उसकी जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो बढ़ जाएगी, यानी बढ़ानी पड़ेगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर इंक्रीज नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो पर्टिकुलर पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा, नहीं उसकी जरूरत को फुलफिल नहीं कर पाएगा, और फाइनली उस पर्टिकुलर इंसान का जो लाइफ है वो डेंजर में पड़ जाएगा। तो ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को अगर मैं बढ़ा दूं तो उस पर्टिकुलर इंसान के ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा और वो नॉर्मली ब्रीथ करने लगेगा। तो अगर इसमें कमी है तो उसके पर्टिकुलर जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है अगर उसको मैं बढ़ा दिया जाए तो उस पर्टिकुलर ऑक्सीजन को फुलफिल किया जा सकता है। तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इंक्रीजेज, यानी बढ़ जाएगा। यानी जब भी किसी इंसान के ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अगर घट जाएगा तो उसकी ऑक्सीजन यानी रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो बढ़ जाएगी, तभी वो नॉर्मल कंडीशन में आ पाएगा। आई होप इस सवाल का आंसर आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीजेज। ओके, तीसरा सवाल कह रहा है स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड्स मैक्सिमम एनर्जी टू द ह्यूमन बॉडी। यानी ये चार ऑप्शन दिया है, एडीपी टू एएमपी, एटीपी टू एडीपी, एडीपी टू एटीपी एंड एएमपी टू एडीपी। इन चारों ऑप्शन में वो कौन सा कंडीशन है जहां पे इंसान को मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एटीपी से अगर कोई चीज एडीपी में कन्वर्ट हो रही है, एटीपी का मतलब होता है एनर्जी करेंसी, इसी को बोला जाता है, इसी को एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, और एडीपी का फुल फॉर्म है स्टूडेंट एडिनोसिन डाई फॉस्फेट।
जब एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडीपी में यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, उसी समय सबसे ज्यादा एनर्जी ह्यूमन बॉडी को मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है स्टूडेंट, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ। अभी मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बॉडी में एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं, तो कहते हैं एटीपी। ओके, यानी इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर आपका एटीपी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है स्टूडेंट, ये सवाल पूछ रहा है कि ह्यूमन हार्ट जो है, ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी चैम्बर्स। अगर इंसान के हार्ट के बारे में बात किया जाए तो बेसिकली मैमल्स में जो होता है वो आपको 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। तो ह्यूमन की अगर बात किया जाए, ह्यूमन के हार्ट की, तो सपोज कीजिए ये ह्यूमन का हार्ट है, ये 4 चैम्बर में इसे डिवाइड किया जाता है। ह्यूमन के हार्ट को अगर 4 चैम्बर में डिवाइड किया जाए तो ये इसका ये राइट वाला पार्ट हो जाता है। ये पर्टिकुलर पार्ट जो होता है ये इसका राइट वाला पार्ट हो गया, ये वाला इसका लेफ्ट वाला पार्ट हो गया। तो इसे ऊपर वाले पार्ट को राइट एट्रियम बोलते हैं और इस वाले पार्ट को लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं। ऊपर वाले भाग को एट्रियम कहा जाता है, ये भाग आपका एट्रियम हो गया। और ये नीचे वाले भाग को हम लोग वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो ये वाला पार्ट आपका राइट भाग है, ये राइट वाला सेक्शन हो जाएगा और इस वाले पार्ट को लेफ्ट वाला भाग कहा जाता है। ओके, तो ये आपका राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया। ठीक उसी तरीके से ये राइट वेंट्रिकल हो जाएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। ओके, तो राइट और लेफ्ट आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो बेसिकली ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। जो ये एट्रियम वाला भाग है स्टूडेंट, ये ऊपर वाला जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है, मैं इसे कलर चेंज कर दे रहा हूं। ये वाला जो पर्टिकुलर भाग है ऊपर वाला, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, इसमें ब्लड क्या होता है, रिसीव होता है, यानी ब्लड इसमें आता है। यानी ये जो पार्ट है ये काम क्या करता है, रिसीव इनकमिंग ब्लड। ओके, लेकिन जो ये नीचे वाला भाग है जिसे हम लोग वेंट्रिकल्स बोलते हैं, वेंट्रिकल्स वाला जो भाग है स्टूडेंट, ये क्या करता है, ये पंप करता है ब्लड को, पंप ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। ओके, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये राइट एट्रियम मिलके लेफ्ट एट्रियम के साथ ब्लड को रिसीव करता है, यानी हार्ट में ब्लड आता है, और ये राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स मिलकर के ये ब्लड को हार्ट से बाहर की तरफ भेजते हैं। ओके, तो बेसिकली आई होप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर से मिलकर बना होता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मल्ली 4। ओके, अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, द ओनली वीन्स दैट कैरीज और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी वो कौन सा वीन्स है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का को कैरी करता है। तो बेसिकली आपको मैं बता दे रहा हूं कि जो ब्लड होता है बेसिकली वो वीन्स के रास्ते जो होता है, वीन्स ब्लड जो वीन्स होता है, वीन्स अगर आप देखना चाहें तो आपके हाथ के ऊपर जो ब्लू ब्लू कलर की एक अंदर स्किन के जस्ट नीचे पाइप नुमा ब्लू कलर में होती है, आप लोग उस चीज को देख पा रहे होंगे, तो वो वीन्स कहा जाता है। वीन्स का मुख्यतः काम क्या होता है स्टूडेंट, इसका फंक्शन अगर हम लोग बात करें, फंक्शन ऑफ वीन्स, तो वीन का फंक्शन होता है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, यानी वीन्स जो है वो कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू हार्ट, बैक टू हार्ट। यानी जो वीन्स होता है स्टूडेंट वो जनरली जनरली क्या मेजॉरिटी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, कहां से कहां तक, तो ये पूरे शरीर से लेके इसे हार्ट में जाता है। ओके, यानी जो डीऑक्सीजनेटेड यानी इम्प्योर ब्लड, इसे इम्प्योर ब्लड भी आप कह सकते हो,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है इम्प्योर ब्लड। जो इम्प्योर ब्लड है जो कि पूरे बॉडी में फैला हुआ है, वो वेन्स के रास्ते वापस हार्ट में आता है, जहां पे ये प्यूरिफाई होके वापस अगेन वो पूरी बॉडी में भेजा जाता है। तो इसका फंक्शन आपको अगर देखा जाए तो ये इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो सवाल ये कह रहा है कि द ओनली वीन दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीजनेटेड का ब्लड का मतलब है आपका प्योर ब्लड के बारे में बात कर रहा है, प्योर ब्लड। ओके, तो अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, वो है आपका पल्मोनरी वीन्स। पल्मोनरी वीन्स इकलौता ऐसा वीन है जो कि प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। बाकी जितने भी वीन्स हैं वो इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। और कैरी करते कहाँ से हैं और कहाँ ले जाते हैं, तो पूरे बॉडी से कैरी करते हैं एंड उसे ले जाके हार्ट में छोड़ देते हैं। हार्ट क्या काम करता है, उसको वापस प्योरीफाई करता है एंड फिर पंप करके वो बाहर भेज देता है। ओके, तो इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पल्मोनरी वीन्स। अगला सवाल है स्टूडेंट, व्हेन डज हार्ट रेस्ट, यानी जो हृदय है या हार्ट है वो कब आराम करता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है नेवर, दूसरा कह रहा है व्हाइल स्लीपिंग, तीसरा कह रहा है बिटवीन टू बीट्स, चौथा कह रहा है व्हाइल डूइंग योगा। अगर हार्ट स्लीपिंग के दौरान ये आराम तो नहीं करता, ये बकवास ऑप्शन है। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी ये दोनों बकवास हैं। इसमें से आंसर या तो पहला होगा या तो सी होगा, यानी नेवर या बिटवीन टू बीट्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, दो बीट्स के बीच में, यानी जो बीट्स कब होता है, दो बीट्स के बीच में ये हर्ट होता है जो वो आराम करता है। तो बीट्स कब होता है, बीट्स बेसिकली आपका अगर देखा जाए तो या तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी सिकुड़ता है और बाहर पंप करने के लिए, या रिलैक्स कंडीशन में आता है यानी जब उसमें ब्लड फिल होता है, रिलैक्सिंग कंडीशन। ओके, तो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट या जब रिलैक्स करता है उस दौरान जो है हार्ट रेस्ट करता है। ओके, उसी दौरान जो हार्ट है वो आराम करता है। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, बिटवीन टू बीट्स, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन के दौरान जब हार्ट वही उसी दौरान ये इस आराम करता है। ओके, अगला सवाल है स्टूडेंट, द पल्स इन द ह्यूमन रिस्ट बीट्स, यानी जो पल्स रेट होती है बेसिकली ह्यूमन रिस्ट में, जब भी डॉक्टर देखते हैं तो आपके हाथ के बगल में जो रिस्ट है वहीं पे पकड़ के उसको चेक करते हैं कि पल्स रेट सही चल रहा है या फास्ट है या स्लो है। ओके, तो पल्स रेट के बारे में पूछ रहा है कि ह्यूमन रिस्ट में जो बीट्स होता है वो फास्टर देन हार्ट होता है या स्लोअर देन हार्ट होता है या सेम रेट पे होता है हार्ट के या इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्ट होता है। तो बेसिकली जो नाड़ी की दर होती है वो हमारे दिल की धड़कन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है बेसिकली। यानी कहने का मतलब जो पल्स रेट होता है स्टूडेंट, पल्स रेट जो होता है वो हार्ट की यानी हार्ट बीट के रेट के बराबर होता है, हार्ट बीट के बराबर होता है। यानी मेरे कहने का मतलब जो भी हार्ट बीट हमारा है नॉर्मली ये 72 होता है, 72 पर मिनट। तो उसी रेट के हिसाब से हमारी पल्स रेट भी होती है। जब भी डॉक्टर चेक करते हैं तो वही चेक करते हैं कि हार्ट बीट बढ़ा है या घटा है। ओके, तो ये पल्स रेट जो होता है ये सेम रेट पे होता है किसके, हार्ट के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एट द सेम रेट एज द हार्ट। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। अगला सवाल स्टूडेंट, द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन नॉर्मल ह्यूमन 70 किलोग्राम एडल्ट इज अबाउट, यानी 70 किलोग्राम का कोई नॉर्मल इंसान है, 70 केजी का कोई नॉर्मल ह्यूमन है, उसमें पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ ब्लड, अमाउंट ऑफ ब्लड कितना होगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें चार ऑप्शन दिया है कि 6000 ml, 5000 मिलीलीटर, 4000 एंड 3000 मिलीलीटर। तो जनरली जब कोई 70 किलो का ह्यूमन यानी नॉर्मल ह्यूमन होता है उसके शरीर में अमाउंट ऑफ ब्लड कितना होगा, तो वो जनरली आपको 5 से 6 लीटर के आसपास होता है। ये एक रेंज है, ना कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है। ओके, इस रेंज में होता है।
तो इसमें आप चारों ऑप्शन देखेंगे तो चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आपको करेक्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये एक रेंज में होता है। ऐसा नहीं है कि किसी इंसान के बॉडी में 6 लीटर ही, क्या कहते हैं कि 70 किलोग्राम का जो इंसान होगा उसकी बॉडी में 6 लीटर ही खून होगा या ब्लड होगा, या 5 लीटर ही होगा। एक रेंज में होता है। अगर यही ऑप्शन 5,000 to 6,000 ml दिया होता तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता। ओके, तो इस केस में चारों ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर की रेंज में। ओके, अगला सवाल है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में पूछ रहा है कि हीमोग्लोबिन आखिर, जस्ट अ मिनट, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के बारे में पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो कि उसके हीमोग्लोबिन के बारे में इनकरेक्ट है, यानी गलत है। ओके, तो बेसिकली पहले ऑप्शन में कह रहा है कि इट इज रेड इन कलर, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन का और काम है कि इट इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द सेल्स, ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड अवे फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स। ओके, ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अंदर लेके जाएगा तो CO2 को बाहर भी तो ले आएगा। ओके, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है इट इज स्लाइटली एसिडिक, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, यानी यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये स्लाइटली एसिडिक तो नहीं होता है, क्योंकि ये इसकी जो पीएच वैल्यू है, हीमोग्लोबिन की जो पीएच वैल्यू होती है, या यूं कह लीजिए ब्लड की पीएच वैल्यू होती है, रफली 7.4 होती है। तो ये स्लाइटली बेसिक हो जाएगा, स्लाइटली बेसिक। ओके, ना कि स्लाइटली एसिडिक हो जाती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हीमोग्लोबिन का जो ऑप्शन नंबर सी दिया है स्लाइटली एसिडिक, ये रॉन्ग है, तो यही करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है स्टूडेंट, वही सेम सवाल को रिपीट कर दिया है अगेन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट, इट कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है इट इज आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, ये भी बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीज, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन का काम नहीं है, ये बेसिकली WBC का काम है। ओके, ये WBC का काम है। WBC का मुख्य काम क्या होता है? जो भी हमारे बॉडी में एक्सटर्नल डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, उनको किल करने का काम करता है कौन? WBC। ओके, और ऑप्शन नंबर चौथा स्टेटमेंट कह रहा है इट इम्पास रेड कलर इन ब्लड, ये भी करेक्ट है। यानी 1, 2 एंड 4 जहां होगा वही आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा गलत है। तो इसमें 3 दिया है तो ये भी गलत हो गया, यहाँ भी 3 दिया है ये भी गलत हो जाएगा, इसमें भी 3 दे रखा है ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप इस पॉइंट को आप लोग समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सबस्टांसेस कॉन्टेन्स आयरन। आयरन के बारे में पूछ रहा है कि मतलब पूछ ये रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से किस में आयरन पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में तो आयरन नहीं पाया जाता है, इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, ये गलत हो जाएगा। कोलेजन एक तरीके का प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी में मैक्सिमम पाई जाती है, और ये हमारी बॉडी में अलग अलग सेल्स में या लिगामेंट में या टेंडन में आपको देखने को मिलता है। ये हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी या हमारी बॉडी को सॉलिड रखने का काम करता है। ओके, तो बॉडी को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, साथ साथ हमारी बॉडी को इलास्टिसिटी ये प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली कोलेजन में आयरन नहीं होता। ओके, केराटिन मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? नाखून में पाया जाता है, बाल में पाया जाता है, जो जानवर होते हैं उनके हूप्स में पाया जाता है, यानी जिसे हम लोग खुर बोलते हैं। तो ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, इसमें क्या होता है? आयरन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मायोग्लोबिन। ओके, अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन इज। एवरेज ब्लड प्रेशर के बारे में बात कर रहा है, यानी बीपी के बारे में बात कर रहा है कि ह्यूमन का एवरेज बीपी कितना होता है। तो ये जनरली 120/80 होता है, यम मिलीमीटर HG। HG मतलब यहाँ पे डिनोट करता है ये मरकरी को, मरकरी। HG जो है वो मरकरी को डिनोट करता है, ये मिलीमीटर है। ओके, तो ये 1
120/80 होता है क्या, एवरेज ब्लड प्रेशर किसका, ह्यूमन का। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात किया जाए स्टूडेंट की 120 और 80 क्या क्या है, तो 120 जो है स्टूडेंट वो आपका हो जाएगा सिस्टोलिक, सिस्टोलिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर की बात कर रहा है। तो 120 जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर है। सिस्टोलिक प्रेशर कब होता है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी सिकुड़ता है। जब हमारा हार्ट सिकुड़ता है यानी कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसी दौरान वो ब्लड को बाहर फेंकता है, हार्ट से बाहर की तरफ फेंकता है। ओके, तो उस कंडीशन को हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। जो 80 वाला कंडीशन है, 80 वाले कंडीशन को बोलते हैं डायस्टोलिक, डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर कब होता है, जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है, हार्ट रिलैक्स। जब हार्ट रिलैक्स करता है उस कंडीशन को डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, लेकिन जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है उस कंडीशन को सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ओके, और एक रेंज अगर देखा जाए तो एवरेज जो ब्लड प्रेशर है हमारी बॉडी में कितना है, 120/80। लेकिन इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा कि mmHg होता है। एक एग्जाम में पूछ लिया था कि जो ब्लड प्रेशर होता है उसकी यूनिट क्या होती है, तो बेसिकली मिलीमीटर Hg, यानी Hg को मरकरी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट सवाल आपका यही होगा कि जो Hg है क्या आखिर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 120/80, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, द ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140 मिलीमीटर Hg। इन दिस स्टेटमेंट Hg रिफर्स टू। सेम वही सवाल पूछा है, बस टेक्निकल कर दिया है ये। 2015 के पीसीएस के री एग्जाम में पूछ रखा है। ओके, प्री में। तो Hg का मतलब हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं, मरकरी होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। हाइग्रोमीटर नहीं होता है, हेलियोग्राफ भी नहीं होता। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, मरकरी। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, फॉर ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप इन चारों में से होगा, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि बी पॉजिटिव ग्रुप, ये गलत हो जाएगा। बी कह रहा है ओ ग्रुप, या बिल्कुल सही होगा। यूनिवर्सल डोनर जो होता है स्टूडेंट, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, ये जो होता है स्टूडेंट ये होता है ओ माइनस या ओ। जनरली ओ दिया जाता है, लेकिन और स्पेसिफिक में अगर आपसे पूछे तो ओ माइनस हो जाएगा। ओके, ऐसा क्यों होता है कि ओ माइनस या ओ को यहाँ पे दोनों लिख लीजिए, आप ओ लिख लीजिए या ओ माइनस। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन ऐसा क्यों है कि ओ माइनस को ही यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। यूनिवर्सल डोनर का बेसिकली मतलब है कि ऐसा ब्लड ग्रुप जो किसी भी इंसान के, कोई भी ब्लड ग्रुप हो उसमें ये चढ़ाया जा सके, यानी उसको डोनेट किया जा सके। ओके, बेसिकली ऐसा ब्लड ग्रुप जो किसी भी अदर ब्लड ग्रुप वाले को भी डोनेट किया जा सके, उसी को हम लोग यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो जनरली ये ओ माइनस होता है। ओके, ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट, क्यों होता, इसलिए होता है क्योंकि ऐसे इंसान के ब्लड आरबीसी में, मतलब जो इंसान ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप का होगा, यानी यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप होगा, ऐसे इंसान के आरबीसी में ए, न तो ए या न तो बी एंटीजन दोनों अब्सेंट होते हैं। इस वजह से, यानी अब्सेंट, मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसा इंसान जिसके ब्लड ग्रुप में ए एंड बी एंटीजन अब्सेंट होते हैं, उस ब्लड ग्रुप को बेसिकली यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहा जाता है। और ऐसा कौन सा है, ओ ग्रुप। ओके, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछ ले कि वाई मतलब क्यों ओ ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर ग्रुप कहा जाता है, तो आप सिंपली इसका आंसर हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर इंसान के आरबीसी में एंटीजन ए एंड बी दोनों अब्सेंट होता है, बोथ ए एंड बी एंटीजन अब्सेंट होता है, इस वजह से उसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ओके, अगला सवाल कह रहा है कि अ पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट एंड नीड अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन बट देयर इज नो टाइम टू चेक हिज ब्लड ग्रुप। यानी एक आदमी है जिसका एक्सीडेंट हो गया है और उसके पास बिल्कुल समय नहीं है कि किसी ब्लड ग्रुप को चेक किया जाए। तो
विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप कुड बी गिवन टू हिम, यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन से ब्लड ग्रुप को उसे मतलब तुरंत दिया जा सकता है। तो अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि ओ नेगेटिव अगर होगा तो वो बेसिकली आपको मतलब किसी भी इंसान को रैंडमली दिया जा सकता है बिना किसी ब्लड ग्रुप को चेक किए। जनरली क्या होता है कि कोई इंसान अगर किसी पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसे पहले चेक किया जाता है, फिर दूसरा ब्लड ग्रुप को उसको डोनेट किया चढ़ाया जाता है। ओके, लेकिन ओ माइनस जो ब्लड ग्रुप है वो रैंडमली बिना चेक किए किसी को भी चढ़ाया जा सकता है। ओके, यही कारण है कि इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट के केस में ओ माइनस वाले ब्लड ग्रुप को ऑटोमेटिकली मतलब ऑटोमेटिकली इन द सेंस कि मतलब बिना चेक किए वो उसे डोनेट किया जा सकता है। ओके, तो क्यों चेक मतलब डोनेट किया जा सकता है, मैंने आपको पिछले वाले सवाल में बताया, क्योंकि इसमें बोथ एंटीजन ए एंड बी आर absent, यानी इसके केस में एंटीजन ए और बी दोनों absent होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। यही रीजन है कि वो किसी को भी डोनेट किया जा सकता है। अगला सवाल कह रहा है व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ ब्लड फॉर अ नॉर्मल पर्सन। किसी नॉर्मल पर्सन के केस में जो ब्लड का पीएच लेवल है वो कितना होगा, तो जनरली ये होता है स्टूडेंट 7.4। अगर इसे रेंज में देखा जाए तो 7.35 से लेके 7.45 तक इसको देखा जा सकता है। लेकिन अगर पर्टिकुलर एक पॉइंट दिया जाए तो 7.4 माना जाता है कि ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो कितना है 7.4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 7.35 से लेके 7.45 तक। ओके, अगला सवाल है स्टूडेंट फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड में पाया जाने वाला व्हाइट ब्लड सेल होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स होता है। इसका जो फंक्शन होता है वो जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में एंटर करते हैं उनको किल करने का काम करता है, यानी ये डिजीज यानी रोगों से बचाता है। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी ये टेक्स प्लेस इन इन चारों ऑप्शन में, यानी लिम्फ ग्लैंड हो गया, लिम्फ ग्लैंड, स्प्लीन हो गया, पैनक्रियाज हो गया, लीवर, इन चारों में से कहां पर ये डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है और आरबीसी का खात्मा यानी डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो ये बेसिकली एक ऑर्गन है जिसका नाम है स्प्लीन, जिससे हम लोग प्लीहा बोलते हैं, प्लीहा। यही एक ऐसा ऑर्गन है जहां पे डब्ल्यूबीसी का बनना होता है और आरबीसी का खत्म होना होता है बेसिकली। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्प्लीन। अगला सवाल कह रहा है कि स्टूडेंट द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन, यानी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है ह्यूमन बॉडी में उसे इन चारों में से किस यूनिट के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, तो अगर ऐसे देखा जाए स्टूडेंट तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल वो मेजर किया जाता है मिलीग्राम पर डेसी लीटर या मिली मोल पर लीटर। ओके, तो ये पर्टिकुलर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो या तो ये इस केस में ऐसे इस कंडीशन में दिया रहेगा या तो इस कंडीशन में दिया रहेगा, यानी मिलीग्राम पर डेसी लीटर में या तो मिलीमोल पर लीटर में दिया रहेगा। अगर नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात किया जाए किसी ह्यूमन में, यानी नॉर्मल के केस में अगर देखा जाए तो वो होता है आपका 4 मिली मोल पर लीटर, जिसे अगर मिली ग्राम पर डेसी लीटर में कन्वर्ट करके देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका 72 मिली ग्राम पर डेसी लीटर में। और अगर कोई इंसान अचानक जब भी भोजन करता है, जैसे ही कोई खाना खाता है, उस केस में अगर देखा जाए तो ये थोड़ा बढ़ जाता है, रैंडमली ये बढ़ जाता है वापस। ये अगेन जब वो ग्लूकोज आपस में मतलब बॉडी में ब्रेक होके अलग अलग जगह पहुंच जाता है तो वापस ये नॉर्मल हो जाता है, 4 के केस में जाता है। लेकिन जैसे ही आदमी कोई मील करता है यानी कोई खाना खाता है उसके केस में अगर देखा जाए तो ये 7.8 मिली मोल से लेकर के पर लीटर से लेकर के ये अगर इसे इसमें कन्वर्ट किया जाए तो 140 मिली ग्राम पर डेसी लीटर तक पहुंच जाता है। ओके,
लेकिन नॉर्मल के केस में मैंने आपको बता ही दिया कि ये 4 मिलीमोल पर लीटर से लेकर के यानी 72 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक पहुंच जाता है। तो इस केस में इस पर्टिकुलर सवाल में आपको ये ऑप्शन नंबर बी मिलीग्राम पर डेसी लीटर हो जाएगा। यहीं पे आप लिख लीजिए इसको, और मिलीमोल पर लीटर। ओके, ये भी इसका यूनिट हो जाएगा। अगला सवाल स्टूडेंट, विच विद विच ऑफ द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस थ्रोम्बिन इज एसोसिएटेड। थ्रोम्बिन के बारे में पूछ रहा है। थ्रोम्बिन तो पहला दिया है एक्सक्रीशन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ब्लड क्लॉटिंग, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थ्रोम्बिन जो होता है स्टूडेंट एक एंजाइम होता है। थ्रोम्बिन के बारे में अगर बात किया जाए तो थ्रोम्बिन एन एंजाइम होता है। इसका काम क्या है स्टूडेंट? इसका काम है कि ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में ब्रेक कर देता है, यानी कन्वर्ट कर देता है, और जिस वजह से ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है वो बहुत आसानी से हो जाती है। ब्लड क्लॉट इजली, यानी जो थ्रोम्बिन एंजाइम है स्टूडेंट ब्लड में पाया जाता है, ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, और यही कारण है कि ये ब्लड, इसमें जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है बहुत इजीली हो जाती है। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिप्रोडक्शन में भी ये हेल्प नहीं करता, ग्रोथ में भी ये हेल्प नहीं करता, तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ओके, अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, असर्शन एंड रीजन टाइप का है ये। तो असर्शन कह रहा है कि एलम इज अप्लाइड टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम कट्स, यानी एलम का मतलब जो फिटकरी होता है, फिटकरी, फिटकरी जो होता है स्टूडेंट, ये जो है जब भी कोई कट हो जाती है बॉडी में, तो जब खून निकलने लगता है तो ये वहां पे इसको रब कर दिया, इसको रगड़ दिया जाता है, तो वो ब्लड की जो क्या कहते हैं कि ब्लीडिंग होती है वो आसानी से रुक जाती है। यानी एलम एक विशिष्ट क्रिस्टली पदार्थ है, और इसमें मौजूद एल्यूमिनियम जो आयन होता है बेसिकली उसके उच्च जमाव गुण होता है इसमें। तो यही कारण है कि जब भी किसी को कट लग जाता है तो वहां भी फिटकरी को रगड़ दिया जाता है, जिससे वो ब्लीडिंग वो आसानी से रुक जाती है। असर्सन यही कह रहा है कि एलम इज अप्लाइड टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम कट्स, ये करेक्ट हो जाएगा। रीजन क्या कह रहा है कि ब्लड इज अ कोलॉइडल सिस्टम कॉन्टेनिंग कोलॉइडल पार्टिकल्स, ठीक है। द एल्यूमिनियम आयन ऑफ एलम हैव हाई कोआगुलेटिंग, कोआगुलेटिंग का मतलब होता है एक दूसरे से चिपक जाना, हाई कोआगुलेटिंग पावर, सो द ब्लड गेट्स कोआगुलेटेड। यानी दूसरा रीजन कह रहा है कि जो ब्लड होता है कि कोलाइडल सिस्टम है जो कि कोलाइडल पार्टिकल को कंटेन करता है, ये बिल्कुल सही है। द एल्यूमिनियम आयंस, जो एलम में यानी फिटकरी में जो एल्यूमिनियम आयन पाया जाता है उसमें काफी कोआगुलेटिंग पावर देखा जाता है, जिस वजह से जो ब्लड होते हैं आपस में कोआगुलेट हो जाते हैं। तो असर्सन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, और इसके साथ साथ जो है असर्सन को रीजन जो है वो एक्सप्लेन भी प्रॉपरली कर रहा है। इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल क्या है स्टूडेंट, साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैज डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल ब्लड, यानी इसे आर्टिफिशियल ब्लड कह लीजिए या एक तरीके का ये प्लास्टिक ब्लड है। ओके, विच कुड बी गिवन टू एनी पेशेंट रिगार्डलेस ऑफ हिज ब्लड ग्रुप, जो किसी भी इंसान को दिया जा सकता है उसके बिना उसके ब्लड ग्रुप को चेक किए। ओके, तो ये किस देश के वैज्ञानिकों ने इसको डिस्कवर किया था? तो बेसिकली ये उस समय का करंट अफेयर्स है जो कि यूपी पीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ओके, तो ये ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने ऐसा खोजा था। आज के रेलिवेंस में इसका इस सवाल का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि ये 2006 के करंट अफेयर्स में रहा होगा, इसीलिए ये इस तरीके का सवाल पूछा गया। ओके, लेकिन आप इसके करेक्ट आंसर को जान लीजिए कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो ब्रिटेन हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट। तो आज हम लोगों ने दो टॉपिक को देखा। पहला था आपका रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड सेकंड था आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। यूपीपीएससी ने अभी तक इतने ही सवाल इन दोनों टॉपिक से मिला करके 2024 तक पूछे हैं, तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है।
तो बेसिकली अब हम लोग जो बाकी ह्यूमन फिजियोलॉजी के टॉपिक बचे हैं उनके सवाल को देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी यहाँ तक देखे हैं, इस सब के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से फिर मिलते हैं नए नए सवालों के साथ।